औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग आर्टीरियल अल्सर के बारे में पढ़ेंगे। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ को आमतौर पर आर्टीरियल प्रॉब्लम इन लेग भी कहा जाता है, यानी कि पेरिफेरी से मुराद लिम्स वगैरह आ जाती हैं और वैस्कुलर डिजीज़ समातर कुछ अथर्स ने आर्टीरियल प्रॉब्लम के साथ साथ वीनस और लिम्फेटिक सिस्टम को भी अपनी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के अंदर। अब 8 से 10% जो पेशेंट होते हैं उनमें लेग और फुट अल्सर की जो कॉमन काज होती है वो आर्टीरियल इंसफिशेंसी की वजह से होती है, और जबकि 1% से लेकर 22% लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है वो लोअर एक्सट्रीमिटी स्किन अल्सर से सफ़र करते हैं। यानी कि ये एक स्टेट्स है जो कि इतनी पॉपुलेशन 1 से 22% लोग सफ़र होते हैं इस डिजीज़ से। अब इसकी अगर हम काजेज़ की बात की जाए लेग अल्सर की, तो लेग अल्सर की जो काज है वो क्रोनिक वैस्कुलर डिजीज़ है, और जबकि फुट अल्सर की अगर हम काज की बात की जाए तो ये आर्टीरियल डिजीज़ की वजह से होता है। और वैस्कुलर एनाटमी के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन और लिम्फेटिक सिस्टम। अब आर्टीरियल सिस्टम, लोअर एक्सट्रीमिटी का जो आर्टीरियल सिस्टम है वो लेफ़्ट सबसे पहले ब्लड जो होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से डाउनवर्ड जाता है डिसेंडिंग आयोटा की तरफ, और डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा से वो फीमोरल आर्टरी के अंदर जाता है। फीमोरल आर्टरी फिर आगे दो पे डिवाइड होती है, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी और डीप फीमोरल आर्टरी। डीप फीमोरल आर्टरी जो होती है वो कुछ लोअर लेग के पोर्शन को जो डीप के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें वो सप्लाई करती है, और इससे फिर और जो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी है वो जब कभी अगर ब्लॉक हो जाए तो वो ब्लॉकेज की वजह से जिधर जिधर वो उसका ब्लड सप्लाई होता है वहाँ पर वो इस्कीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये अल्सर के होने के चांसेस हो सकते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आर्टीरियल अल्सर जो होता है ये बहुत ही कम हील होता है, क्योंकि यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस वजह से ये इसकी हीलिंग जो होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब जो आर्टीरियल जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, और इससे जो टिश्यू की सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन हो सकती है। और इस्कीमिक लोअर एक्सट्रीमिटी का जो अल्सर है वो ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ये जो ट्रॉमेटिक अल्सर है ये डिपेंड करता है कि इसकी काजेज़ क्या हैं, और ये ज़्यादातर आम तौर पर ये पाया जाता है फुट और एंटीरियर टिबियल एरिया ऑफ द लोअर लेग के ऊपर। अब जो ट्रॉमेटिक अल्सर है इसकी काजेज़ जो हो सकती है वो फिज़िकल इंजरीज़ की वजह से भी हो सकती है, यानी कि जिस तरह बम्पिंग इनटू अ पीस ऑफ फर्नीचर और ड्रॉपिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन फुट, यानी कि पाँव के ऊपर अगर कुछ चीज़ हैवी ऑब्जेक्ट गिर जाए तो उसकी वजह से भी ये अल्सर हो सकता है। अब आर्टीरियल अल्सर जो है ये लेस कॉमन है वीनस अल्सर से, और ये उस वक्त होता है जब कोई आर्टरी डिजीज़, अगर किसी बंदे को कोई आर्टीरियल डिजीज़ हो, और ये किस तरह होता है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो बहुत ही उस एरिया के अंदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस तीनों चीज़ें होना शुरू हो जाती है। इस्कीमिया, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस, और इसकी वजह से फिर वहाँ पर यानी कि ब्लड सप्लाई कम पहुँचेगी तो उसकी वजह से वहाँ पर अल्सर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि स्मॉल आर्टरीज और लार्ज आर्टरीज, यानी कि किस आर्टरीज के अंदर या किस वेसल के अंदर ब्लड सप्लाई कम है। अगर लार्ज के अंदर कम है तो ये फिर लार्ज के अंदर अल्सर बनना शुरू हो जाएगा, अगर स्मॉल के अंदर कम है तो ये स्मॉल के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, और ये बहुत ही पेनफुल होता है, और ये स्पेशली टो और फीट के ऊपर आर्टीरियल अल्सर कॉमन है। अब टो और फीट के अलावा ये डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर भी हो सकता है, एपिक्स ऑफ द टो, बॉर्डर ऑफ द फीट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैलकेनियस के ऊपर भी हमें मिल सकता है ये आर्टीरियल अल्सर। अब ये पेनफुल होने के साथ साथ इसके अंदर न्यूरोपैथी भी होती है, और अल्सर
इस अल्सर बेड जो है यानी कि अल्सर जो वाउंड है इसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं और लिमिटेड ग्रेनुलेशन होती है यानी कि कम ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है लेकिन स्लाउट प्रेजेंट होता है और इसका जो वाउंड है वो फुल थिकनेस वाउंड होगा और उसकी एजेस जो होंगी वो स्मूथ होंगी। अब अगर हम आर्टीरियल अल्सर के काजेज़ की बात की जाए और काजेज़ के अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं यानी कि आर्टीरियल इंसफिशेंसी, ये आर्टीरियल इंसफिशेंसी हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकती है और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। स्मोकिंग हो सकती है, स्मोकिंग भी इसका काज बन सकता है। हार्ट डिजीज़, poorly circulated diabetic mellitus, insufficient footwear, foot abnormalities, limited joint mobility, history of ulcer, trauma, exposure to the heat or cold, irritation from exposure to corrosive material, pressure, obesity, deep vein thrombosis, physical inactivity, ये इसके कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। इन तमाम रिस्क फैक्टर्स की वजह से भी आर्टीरियल अल्सर काज हो सकता है। अब अगर हम वस्कुलर अल्सर यानी कि ये तीन वस्कुलर अल्सर के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, आर्टरीज, वेन और लिम्फेटिक सिस्टम। इसकी अब हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस जो होती है ये पेशेंट की हिस्ट्री, इसके अंदर पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है और उससे कुछ फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म की जाती है। अब फोकस वस्कुलर, अच्छा जी, अब इस हिस्ट्री के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है? उसकी प्रेजेंट कंप्लेन, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर और उसे कोई ब्लड वगैरह, ब्लड आर्टरीज से कोई रिलेटेड कोई डिजीज़ तो नहीं थी, उसकी कुछ मेडिकेशन के बारे में और रिस्क फैक्टर्स के बारे में, इन तमाम के बारे में उससे क्वेश्चन किया जाता है। अब ABCDE increase the risk factor for arterial disease, they are A1C, A1C यानी कि हीमोग्लोबिन A1C जो है ये चेक किया जाता है कि इससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन की फैमिलीज़ में तो कोई इस तरह की आर्टीरियल या डायबिटीज़ डिजीज़ तो नहीं चल रही थी। और आर्टीरियल डिजीज़ जो होती है ये मेल के अंदर और स्मोकर के अंदर अर्लियर एज के अंदर हमें इसके साइन और सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर, हम ब्लड प्रेशर के बारे में पूछते हैं कि आया उसका ब्लड प्रेशर एलिवेटेड तो नहीं रहता, और वो अगर है तो फिर उसे मेडिकेशन वगैरह देकर उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल भी, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल भी इसका एक रिस्क फैक्टर्स है और इस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम स्टेटन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो सकता है। डाइट और ओबेसिटी, इंक्रीज वेट, स्पेशली बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल 18 से 24 से अबव है उसका भी चांस है कि उसे हार्ट और वस्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ या डायबिटीज़ होने का, इन तीनों चीज़ों का उसका चांस है कि उसे ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके बाद ई से हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। इंडिविजुअल हु एक्सरसाइज, अच्छा जी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर ये पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है और उनकी ब्लड सर्कुलेशन भी कंप्रोमाइज़ नहीं होती। स्मोकिंग, अब इन्होंने बताया कि 1 सिगरेट यानी कि एक सिगरेट जो है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को 30% 1 घंटे के लिए कम कर देता है। यानी कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो 1 घंटे के अंदर, अगर हम एक सिगरेट पी रहे हैं तो उस 1 घंटे के अंदर वो 30% कम हो जाएगी, 100 में से 30 कम हो जाएगी। अब हम जितने ज़्यादा सिगरेट पीते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ की तरफ। अब अदर रिस्क फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि इन ABCDE के अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं हीमोसिस्टीन और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों भी आ सकते हैं।
अब अगर किसी के अंदर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है तो वो उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और प्रीवियसली स्ट्रोक, अगर जिन्हें कोई प्रीवियसली स्ट्रोक या कॉमन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हुई है तो उसके अंदर चांसेस हैं कि उसे वास्कुलर डिजीज़, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी उसके अंदर मौजूद हो।